ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पास अब क्या विकल्प हैं? ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पास उच्च पेंशन का विकल्प है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया जटिल और लाभ प्राप्ति में अनिश्चितता बनी हुई है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में काफी जटिल हो गई है और हालिया सरकारी फैसलों और अदालती आदेशों के बाद उनके पास कुछ विकल्प सामने आए हैं। हालांकि इन विकल्पों का लाभ उठाने के लिए पेंशन धारकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए इन विकल्पों का गहराई से विश्लेषण करते हैं। एक उच्च पेंशन का विकल्प। ईपीएस 95 पेंशन धारक अब उच्च पेंशन विकल्प का चयन कर सकते हैं, जो उनके लिए अधिक पेंशन राशि का दावा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसके लिए पेंशनधारक अपने वेतन की पूरी राशि बेसिक प्लस दा का 8.33% पेंशन फंड में योगदान कर सकते हैं, जिससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद उच्च पेंशन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि इसके लिए उन्हें ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होता है और यह प्रक्रिया कभी-कभी जटिल हो सकती है। 2. सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इसका प्रभाव। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेशों ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को राहत दी है, जिससे उन्हें अधिक पेंशन का दावा करने का अधिकार मिला है। हालांकि इस निर्णय का लाभ उठाने के लिए पेंशन धारकों को सरकार द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर आवेदन करना आवश्यक है। समय सीमा के बाद आवेदन करने की प्रक्रिया और जटिल हो सकती है। 3. आवेदन प्रक्रिया और अड़चनें। उच्च पेंशन के लिए आवेदन करना जितना लाभदायक दिखता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। ईपीएफओ ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाएं शुरू की हैं, लेकिन आवेदन की जांच और स्वीकृति में देरी की खबरें सामने आई हैं। पेंशनधारकों को अपनी जानकारी को अपडेट करना और आवश्यक दस्तावेज जमा करना एक थकाऊ प्रक्रिया हो सकती है। 4. पेंशन की गणना में बदलाव। उच्च पेंशन योजना में पेंशन की गणना के लिए नया फॉर्मूला लागू किया गया है। अब पेंशन की गणना अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर की जाती है, जिससे लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलने की संभावना है। हालांकि यह विकल्प चुनने पर ईपीएफ में योगदान की राशि घट जाएगी, जिससे भविष्य में ग्रेच्युटी और पीएफ फंड कम हो सकता है। 5. आर्थिक दबाव और अनिश्चितता। उच्च पेंशन का चयन करने वाले कर्मचारियों को न केवल आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि इसमें कानूनी और प्रशासनिक अड़चनें भी हो सकती हैं। सरकार और ईपीएफओ द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों की स्पष्टता की कमी ने कई पेंशनधारकों को असमंजस में डाल दिया है कि क्या यह विकल्प उनके लिए सही होगा या नहीं। 6. क्या होगा अगला कदम। ईपीएस 95 पेंशनधारकों के पास अब मुख्य रूप से 2 रास्ते हैं। या तो वे उच्च पेंशन का विकल्प चुनें, जो उनके रिटायरमेंट के बाद की आय में सुधार कर सकता है, या फिर वर्तमान पेंशन संरचना को स्वीकार करें। लेकिन किसी भी विकल्प को चुनने से पहले उन्हें अपने वित्तीय लक्ष्यों और स्थिति का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करना होगा। कुल मिलाकर ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए ये विकल्प संभावनाओं के साथ चुनौतियां भी लेकर आए हैं। बेहतर वित्तीय निर्णय के लिए सही जानकारी और दिशा निर्देशों की आवश्यकता है। पेंशनधारक ध्यान दें, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय सीपीएओ ने दिए पेंशनधारकों की गोपनीयता के सख्त निर्देश। सीपीएओ ने पेंशनधारकों की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए नया आदेश जारी किया है। पेंशनधारकों की जानकारी केवल उचित प्राधिकरण और आईडी प्रमाण के साथ ही साझा की जाएगी। यह आदेश पेंशनधारकों की जानकारी के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय सीपीएओ ने पेंशनधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण और जरूरी आदेश जारी किया है। सीपीएओ ने पेंशनधारकों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड की सुरक्षा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं,
जिससे पेंशनधारकों के पेंशन रिकॉर्ड से संबंधित गोपनीय जानकारी को सुरक्षित रखा जा सके। चूंकि लाखों पेंशन धारक हैं जिन्हें इस बात के बारे में मालूम नहीं है कि कोई उनकी इस जानकारी से उन्हें लाखों का नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सभी के लिए यह जानना जरूरी है। व्यक्तिगत रिकॉर्ड की सुरक्षा की आवश्यकता। सीपीओ के पास पेंशनधारकों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड की जानकारी रहती है। देखा गया है कि कई अज्ञात व्यक्ति सीपीओ ऑफिस में आकर पेंशन भोगियों फैमिली पेंशन भोगियों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड मांगते हैं। वे बताते हैं कि वे पेंशन भोगी की तरफ से आए हैं और किसी कारणवश पेंशन भोगी का व्यक्तिगत रिकॉर्ड चाहिए। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने मंत्रालयों और विभागों को दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि पेंशनधारकों की जानकारी सुरक्षित रह सके। पेंशनधारकों के रिकॉर्ड मांगने के कारण। व्यक्तिगत रिकॉर्ड मांगने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मुकदमेबाजी और पारिवारिक कलह। कई बार पेंशन भोगियों के ऊपर मुकदमे चलते हैं या पारिवारिक कलह की वजह से उनका व्यक्तिगत रिकॉर्ड मांगा जाता है। परिवार के सदस्य, विशेषकर पत्नी, जानना चाहती है कि पेंशन भोगी ने नॉमिनी किसे बनाया है। साइबर अपराधी पेंशनधारकों का व्यक्तिगत डेटा लेकर ठगी करने की कोशिश करते हैं। वे विभाग का अधिकारी बनकर पेंशन भोगियों से जानकारी मांगते हैं। केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देश। इस संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारियों ने गंभीरता से विचार किया है और निर्देश दिए हैं कि पेंशनधारक पारिवारिक पेंशनधारक की जानकारी निम्नलिखित तरीकों से ही साझा की जानी चाहिए। सूचनाओं का न्यायसंगत निर्णय। शिकायतों प्रश्नों को सुलझाने वाले अधिकारी को सूचना चाहने वाले को अपने न्यायसंगत निर्णय पर जानकारी प्रदान करनी चाहिए। प्रमाण पत्र और प्राधिकरण पत्र। सीपीओ में अपने कार्यालय की ओर से लाइजनिंग के लिए आने वाले अधिकारी कर्मचारी को अपने आईडी प्रमाण और प्राधिकरण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यदि उसे उसके कार्यालय द्वारा प्रदान किया गया हो। अधिकार पत्र के साथ जानकारी का खुलासा। जानकारी को वकीलों और तीसरे पक्ष को तभी साझा किया जाना चाहिए जब आगंतुक के पास पेंशनधारक पारिवारिक पेंशनधारक द्वारा प्राधिकृत एक सत्यापित अधिकार पत्र हो। डेटा थर्ड पार्टी को न दिया जाए। पेंशन भोगियों का डेटा किसी भी थर्ड पार्टी को न दिया जाए जब तक कि उचित अथॉरिटी न हो। मंत्रालय विभागों को सतर्कता। मंत्रालय विभागों को आदेश दिया गया है कि पेंशन भोगियों का डेटा तभी दिया जाए जब पेंशन भोगी ने इसकी अनुमति दी हो। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। पेंशन भोगी या फैमिली पेंशन भोगी की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने पर ही व्यक्तिगत रिकॉर्ड दिया जाए। उचित अथॉरिटी का पत्र। पुलिस या वकील भी पेंशन भोगियों का रिकॉर्ड मांगते हैं तो उन्हें उचित अथॉरिटी का पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। सभी संबंधित अनुभागों के लिए निर्देश। विशेष रूप से पेंशन भोगी सुविधा प्रकोष्ठ को इन निर्देशों का सख्ती से और अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। मुख्य नियंत्रक पेंशन की स्वीकृति के साथ जारी किया गया। इस आदेश की प्रति को डाउनलोड किया जा सकता है, जिससे पेंशनधारक अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के बारे में अधिक जागरूक हो सकें। गोपनीयता की सुरक्षा। पेंशनधारकों का डेटा तभी दिया जाएगा जब पेंशनधारक ने इसकी मंजूरी दी हो और गोपनीयता की नीति का उल्लंघन न हो। सभी मंत्रालय और विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड कौन ले गया है उसकी जानकारी रखी जाए और उनका आईडी कार्ड भी लिया जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अनहोनी न हो।